नमस्कार। ITI की इलेक्ट्रिकल थ्योरी की क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम होम अप्लायंसेस के चौथा वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे कि हॉट केस क्या होता है, हॉट गैस क्या होता है, उसे कैसे इन्वॉल्व करते हैं। तो हॉट केस होता क्या है? पकी हुई खाद्य वस्तुओं को गर्म कर रखने के लिए हॉट केस नामक वैद्युतिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जो हॉट केस होता है उसमें क्या करते हैं हम? हॉट का मतलब होता है गर्म, केस का मतलब कोई भी चीज़ खाद्य पदार्थ हो गया, जैसे कुछ भी चीज़ अगर बना हुआ है हमारे पास, तो उसको गर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उस हॉट केस में रख देते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। संरचना कैसी होती है? इसमें मुख्यतः छोटी अलमारी की आकृति का एक बॉक्स होता है। यह बॉक्स माइल्ड स्टील की शीट का बना होता है और इसमें दोहरी दीवार वाला होता है। दीवार के बीच में ऊष्मारोधी थर्माकोल भर दिया जाता है। बॉक्स के अंदर लगभग 50x50x40 सेंटीमीटर होता है का आकृति होती है। इसमें माइल्ड स्टील निकिल लेपित तार जाली से 2 खाने बना दिए जाते हैं। इनका दरवाज़ा वायुरुद्ध अवस्था में बंद कर दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो हमारा हॉट केस होता है उसमें हम क्या चीज़ें, ये छोटी अलमारी के नुमा का होता है। इसकी जो दीवार होती है और दीवार को ऊष्मारोधी हम कर देते हैं, बाहरी दीवार और आंतरिक दीवार को ऊष्मारोधी कर देते हैं, जिससे थर्माकोल लगा दिया जाता है। ऐसी चीज़ें हम इसमें फिलअप कर देते हैं। फिर जो हमारे इनका बॉक्स का आकार का साइज जो होता है, बॉक्स के आकार का साइज जो 50x50x40 सेंटीमीटर होता है। इसमें माइल्ड स्टील निकिल लेपित तार जो 2 खाने होते हैं उनकी जालियाँ लगा दी जाती हैं। इनमें दरवाज़ा वायुरुद्ध अवस्था में होता है। अब जो डायग्राम है हॉट केस का कुछ इस तरह दिखता है। हॉट केस में ये ग्लास का विंडो होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, खाने या दरवाज़ा होता है। ये प्रेशर जो लिमिट होती है वो लिमिट कंट्रोल होता है कि हम टेम्परेचर को कितना रखेंगे। ये ऑन कंडीशन में, अब जैसा हम इस पुश बटन को ऑन करेंगे तो ये ऑन होने स्टार्ट हो जाएगा और ये काम करना है। जितना हमें टेम्परेचर रखना है उतना हम टेम्परेचर रखेंगे। ग्लास विंडो में हमें ये दिखेगा कि यहाँ पास खाना गर्म कैसे है, कहाँ रखा, किस स्थिति में है, गिरा तो नहीं है, ये चीज़ हमें देखने के लिए बना होता है। बॉक्स के तल में जाली के आधार के नीचे 750 वाट या 1000 वाट का बंद प्रकार का ऊष्मक तंतु लगा होता है। तंतु के श्रेणी क्रम में एक थर्मोस्टेट स्विच लगा होता है। जो एक क्या होगा कि तंतु होगा, उसके श्रेणी क्रम में हम क्या लगा देंगे, एक स्विच लगा देते हैं। जो वर्किंग प्रोसेस, अब हॉट केस जो होता है उसकी वर्किंग प्रोसेस कैसी होती है। वर्किंग प्रोसेस के लिए हम क्या करेंगे, अब देखते हैं कि उसमें खाना कैसे बनाया जाता है, कैसे क्या चीज़ काम करती है, कैसे हर चीज़ काम करती है, उस चीज़ को बारे में जानते हैं। तो उपकरण में खाद्य सामग्री रखकर दरवाज़ा बंद करके उपकरण को ऑन कर दिया जाता है और हीट कंट्रोलर को आवश्यकता के अनुसार कस दिया जाता है। उपकरण में तापमान निर्धारित तापमान से अधिक होने पर तंतु ऑफ अथवा कम तापमान होने पर तंतु ऑन हो जाता है। ये जब थर्मोस्टेट स्विच लगी होती है तो ये स्वतः ही, हमें कोई भी मैनुअल काम नहीं करना पड़ता, ये स्वतः ही ऑफ ऑन होती रहती है। जैसे ही पूर्व निर्धारित मान से अधिक तापमान होगा तो वह स्विच को ऑफ कर देगा। जैसे ही पूर्व निर्धारित मान से टेम्परेचर कम होगा तो जैसे ही पूर्व निर्धारित मान से टेम्परेचर क्या होता है, अधिक होता है, तो वो ऑफ कर देता है। और जैसे ही पूर्व निर्धारित मान से टेम्परेचर कम होगा वैसे ही वो स्वतः ही ऑफ कर देता है। अब इसमें हमें कुछ अनुरक्षण रखना चाहिए। क्या क्या अनुरक्षण और कार की मरम्मत की आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर उपकरण की तली पर विद्युत स्रोत को डिस्कनेक्टेड विसंयोजित करके साफ कर देना चाहिए। जैसे हम सप्लाई अगर लगाए हैं तो उसको हमें टच नहीं करना है, क्योंकि ये दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले प्लग टॉप को निकालना है, उसके सप्लाई से डिस्कनेक्ट करना है, फिर उसको साफ करते रहना है। उपकरण के दरवाजे यथावत बिंदु की स्थिति में ही रखना चाहिए।
जो उपकरण का दरवाज़ा है उसे हमें बंद कंडीशन की स्थिति में ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर चालू अवस्था में रखेंगे तो कोई भी चीज़ अंदर जा सकता है, तो वो भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए हमें जब भी हम यूज कर रहे हैं तब यूज कर लें, अन्यथा उस चीज़ को बंद करके रख देना चाहिए। अगला जो होम अप्लायंसेस है वो ओवन है। ओवन होता क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में। विद्युत शक्ति के द्वारा भोजन पकाने, केक आदि को बनाने अथवा पके हुए भोजन को गर्म करने के लिए जो ओवन नामक वैद्युतिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो चीज़ें अगर बनी हुई है, खाना बनाने के लिए ओवन का प्रयोग करते हैं, कुछ चीज़ अगर गर्म करनी है तो उसके लिए ओवन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें एक विशेष प्रकार के चीनी मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि धात्विक बर्तन हम किसी और भी अगर पकने वाली चीज़ें हैं उसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस धात्विक बर्तन का प्रयोग नहीं करेंगे। उसमें हम पोर्सलिन हो गया, ऊष्मारोधी जो हो, उस बर्तनों का हम प्रयोग करेंगे। अब जो वैद्युतिक ओवन होते हैं वो मोस्टली दो टाइप के होते हैं, दो तरह के कामों पर डिपेंड करते हैं। एक होता है हीटिंग एलिमेंट टाइप ओवन, दूसरा होता है माइक्रोवेव ओवन। हीटिंग एलिमेंट मतलब इसमें एक एलिमेंट लगा होगा जो हीटिंग एलिमेंट का काम करेगा, वो हीटिंग एलिमेंट टाइप का ओवन होगा। और जो माइक्रोवेव होगा इसमें केवल मैग्नेट आवृत्ति के आधार पर होगा। वेव का मतलब होता है आवृत्ति वेव लेंथ के अकॉर्डिंग इसमें काम करेगा। देखते हैं कि हमारा हीटिंग एलिमेंट टाइप का माइक्रो ओवन क्या होता है। यह देखने में हॉट केस जैसा ही होता है। इसमें 2500 वाट तक एक बंद प्रकार का ऊष्मक तंतु प्रयोग किया जाता है। हॉट प्लेट के समान ही तंतु दो भागों में विभक्त होते हैं और इसमें लगे एक 4 स्थितियों वाला रोटेटरी स्विच द्वारा उपकरण को उच्च, मीडियम तथा निम्न तापमान पर चलाया जा सकता है। इसमें भी क्या होता है, एक 4 स्थितियों वाली स्विच लगी होती है जिसको हम लो, हाई, मीडियम पर हम ऑपरेट कर सकते हैं। और 2 तंतु लगे होते हैं जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं, वो 2 लगे होते हैं। उच्च तापमान स्थिति का प्रयोग सब्जी पकाने के लिए किया जाता है। और हॉट केस की भांति ही इसमें एक थर्मोस्टेट स्विच लगी होती है, ऊष्मा नियंत्रक नॉब के अवयव के द्वारा कंट्रोल करते हैं। जैसे हम जितना ही उसका नॉब को घुमाते जाएंगे उतना ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और उतने में ही जाकर वो थर्मोस्टेट स्विच ऑफ करेगी। अब देखते हैं कि माइक्रोवेव ओवन क्या होता है। माइक्रोवेव ओवन क्या होता है। यह ओवन भी देखने में हॉट केस जैसे ही होता है, परंतु इसमें कोई भी ऊष्मक तंतु प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि हमने हीटिंग एलिमेंट में देखा कि इसमें तंतु का प्रयोग किया जाता था, इसमें कोई भी तंतु का प्रयोग, हीटिंग एलिमेंट तंतु का प्रयोग नहीं किया जाता है। अपितु ये 300 से 3000 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति वाली वैद्युतिक चुंबकीय तरंगों के द्वारा ऊष्मन क्रिया को संपन्न करती है। ये उच्च आवृत्ति की तरंग ओवन में रखे खाद्य पदार्थों के कणों को इतनी तीव्रता से कंपन कराती है कि वो 4 से 5 मिनट में ही पक जाते हैं। जैसे हम कितने मेगाहर्ट्ज का मतलब होता है एक के साथ 10⁶ जीरो, मतलब इतनी तेज। अगर हम इसमें इतनी मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अगर डालते हैं, हमारे नॉर्मल घरों में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है, जबकि इतनी खतरनाक होती है कि हमें विद्युत झटके ज़्यादा महसूस होते हैं। जबकि ये 300 से 3000 मेगाहर्ट्ज का मतलब होता है 1 मेगा में 10⁶ होता है, तो इतना। और गुणे 300 से 3000 हर्ट्ज, मतलब बहुत ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी है। इतनी फ्रीक्वेंसी जब किसी भी खाने पे पड़ती है तो उसकी दीवारों से टकराकर खाने में पकड़ती है, तो उसमें जो खाद्य पदार्थ है उसमें इतना कंपन पैदा कर देती है कि वो 4 से 5 मिनट बाद पक जाते हैं। इस प्रकार के धात्विक बर्तन का प्रयोग नहीं किया जाता है, अपितु कांच या पोर्सलेन के बर्तन ही प्रयोग करना चाहिए। जो हमारे तंतु हैं उनमें हमें क्या करना है, कभी भी जो माइक्रोवेव हो गया, ओवन हो गया, हॉट केस हो गया, इनमें कभी क्या करना है कि धातु के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें धातु के बर्तन प्रयोग करने पर वो कनेक्टिविटी बन जाएगी और आपस में शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस रहता है। फिर जो कार्य सिद्धांत होता है वो कैसा होता है ओवन का। माइक्रोवेव ओवन इलेक्ट्रिक हीटिंग
के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसके अनुसार जब हम माइक्रोवेव ऑन होता है तो उसके अंदर एक उच्च आवृत्ति 2540 मेगाहर्ट्ज की माइक्रो विकिरण उत्पन्न करता है। मतलब जो परावैंगनिक किरणें होती हैं वो इतनी मेगाहर्ट्ज की उत्पन्न करता है। यह विकिरण ओवन की दीवारों से परावर्तित होकर भोजन पर पड़ती हैं, जिसके कारण यह भोजन अंदर ऊष्मा उत्पन्न होने लगता है और तापमान पर तेजी से वृद्धि होती है और भोजन जल्दी से पक जाता है। जैसे कि इस चित्र के माध्यम से इसमें हमें एक वेव ओवन बनाया है। ये हमारी जो यहाँ से हमारी जो फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, इलेक्ट्रॉनिक होते हैं ये फ्रीक्वेंसी जनरेटर यहाँ लगे होते हैं। ये चारों ओर इसकी दीवार होती हैं, रिफ्लेक्टर का काम करती हैं। ये जैसे ही फ्रीक्वेंसी यहाँ से यहाँ तक आती है और ये आपस में टकराव होती है और इस खाद्य पदार्थ में पड़ती है तो ये वाइब्रेशन होगा और तीव्र फ्रीक्वेंसी होने के कारण ये पकना स्टार्ट होता है। मोस्टली ये 2540 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है। इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बहुत ख़तरनाक होती है, इसलिए ये खाने को ऊष्मा, जब यहाँ इतनी सारी फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होगी तो इसमें क्या होगा, एक ऊष्मा पैदा करके, ऊष्मा पैदा करने से क्या होता है, भोजन पकना स्टार्ट हो जाता है। धन्यवाद। इसमें जब हमें कुछ भी इसमें भी अनुरक्षण की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें फ्रीक्वेंसी जब खाद्य पदार्थ रख रहे हैं तो इसको सप्लाई को ऑफ कर देना चाहिए और इसमें कुछ अगर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं इसमें समय पर चेक करते रहना चाहिए कि हमारा सही चल रहा है कि नहीं, बॉडी लीकेज तो नहीं आ रहा है, टेम्परेचर थर्मोस्टेट स्विच काम कर रही है सही से नहीं, इन चीज़ों को हमेशा चेक करते रहना चाहिए। नमस्कार, ITI की ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। हम इस क्लास में होम अप्लायंसेस के बारे में जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए पढ़ रहे थे। जो फर्स्ट ईयर की होम अप्लायंसेस की क्लासेस हैं, अब वो जो नेक्स्ट हमारे बचे हुए होम अप्लायंसेस थे उनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट होम अप्लायंसेस है, वॉशिंग मशीन। ये मोस्टली सभी के घरों में होती है। ये क्या काम करती है, ये कपड़ों की सफाई के लिए उपयोग की जाती है। तो अब देखते हैं वॉशिंग मशीन कैसे क्या होती है। वॉशिंग मशीन नामक वैद्युतिक उपकरण का उपयोग मैले वस्त्र को धोने के लिए किया जाता है। सामान्यतः ये मशीन 3 प्रकार की होती है। पहला मैनुअल और ऑर्डिनरी वॉशिंग मशीन, दूसरा सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, चौथी होती है फुली ऑटोमेटिक मशीन। ऑर्डिनरी वॉशिंग मशीन में क्या होता है, हमें सब चीज़ मैनुअल करनी पड़ती है। सेमी में कुछ काम हमें करना पड़ता है, कुछ मशीन को स्वयं कर लेती है, और फुली ऑटोमेटिक में सारा काम मशीन ही कर लेती है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। अब देखते हैं कि जो मैनुअल और ऑर्डिनरी वॉशिंग मशीन है वो कैसे क्या होती है, संरचना देखते हैं उसकी। इसमें 2 टब होते हैं, एक वॉश टब, दूसरा होता है स्पिन टब। वॉश टब में एक पल्सेटर लगा होता है जो वस्त्र को क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाता है। वॉशिंग मशीन समय निर्धारित करने के लिए एक टाइमर स्विच से जुड़ा होता है। जो हमें स्विच को देखना है कैसे हमें काम करता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो टब होता है, वॉशिंग मशीन होती है, उसकी श्रेणी का में टाइमर स्विच लगा देते हैं। वो हमें ये बताती है कि हमें कितने समय, हम ये निर्धारण करते हैं कितने समय तक उस मोटर को हमें चलाना है। वॉश मोटर पे 1/5 HP की स्थायी संधारित प्रकार की मोटर लगी होती है। इसमें बेल्ट के द्वारा पल्सेटर को घुमाती है। पल्सेटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर प्रयोग किया जाता है। जो अगर हमें दोनों साइड घुमाना पड़ता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक पल्सेटर जो मोटर लगी होगी, जो परमानेंट कैपेसिटर मोटर लगी होती है, उसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, एक टाइमर स्विच को भी अटैच करना पड़ेगा। अब जैसे डायग्राम में देखते हैं, ये हमारा एक वॉशिंग मशीन का डायग्राम है। यहाँ से हम ये 2 टब होते हैं, पहला होता है वॉश टब, दूसरा होता है स्पिन टब। स्पिन का मतलब होता है सुखाना, वॉश का मतलब होता है धुलना। तो इसमें कपड़ों की धुलाई होती है। इसमें कपड़ों में जो मॉइस्चर होता है उसे अलग करते हैं कपड़ों से। इसमें एक ये पल्सेटर लगा होता है। इस टब में हम क्या करते हैं, पल्सेटर लगा होता है। ये पल्सेटर एक बेल्ट के माध्यम से मोटर से जुड़ा होता है, जो परमानेंट कैपेसिटर मोटर प्रयोग करते हैं। इसे वॉश मोटर भी कहते हैं। ये बेल्ट की सहायता से जुड़ा होता है। ये
इसकी मोटर के श्रेणी में एक टाइमर स्विच लगा देते हैं जो क्या करता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का काम करता है। यहाँ से स्टॉपर लगा होता है जो पानी को हमें कितना निकालना है डालना है पानी, वो हम मैनुअल और या ऑर्डिनरी पढ़ रहे हैं तो यहाँ से हम ऊपर से पानी फिलअप करेंगे और जितना हमें रखना है तो हम रखेंगे, बाकी ये ड्रेन से बाहर कर देते हैं। फिर हम बात करते हैं स्पिन टब की। स्पिन टब में ये ऊपरी कवर होता है, स्पिन टब होता है, ये लगा होता है। इसमें जो मोटर होती है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर प्रयोग करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क लोड होने के कारण इसमें स्टार्टिंग टॉर्क अधिक चाहिए, तो हम इसमें कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का प्रयोग करते हैं। इसमें एक क्लच लगा होता है, वो क्लच क्या काम करता है, जैसे ही कपड़े से पानी निचोड़ जाता है तो वो स्वतः ही काम समाप्त कर देता है। फिर जो स्पिन टब होता है, स्पिन टब में छिद्रयुक्त होता है, इसमें कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का प्रयोग किया जाता है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की श्रेणी क्रम में एक टाइमर स्विच जुड़ा होता है जो निर्धारित समय के अनुसार मोटर को बंद करा देता है और मोटर रुक जाती है। जो हमारा मोटर होती है जैसे ही हम उसमें समय निर्धारित किया गया समय होता है उसे रोक देता है। फिर देखते हैं कि हमारी वॉशिंग मशीन की कार्यविधि क्या होती है। वॉशिंग टब में वस्त्र के अनुसार इनलेट सिप में पर्याप्त मात्रा में जल भर दिया जाता है और आवश्यक मात्रा में डिटर्जेंट पाउडर डालकर वॉश मोटर को ऑन कर दिया जाता है। निर्धारित किए गए समय के बाद वॉश मोटर बंद हो जाती है और वस्त्र को स्पिन टब में डालकर वस्त्रों से पानी निकाल देते हैं। इतना काम हमें करना पड़ता है। अगर कार वर्किंग प्रोसेस तो हमारी जो वर्किंग प्रोसेस होती है वो हम क्या करते हैं, उसमें इनलेट का पानी डालते हैं, पाउडर डालते हैं और उसमें स्पिन वॉश मोटर को ऑन करेंगे, फिर उसके बाद कपड़ों को निकाल कर स्पिन टब में डाल देते हैं। अब इसकी अनुरक्षण भी करना पड़ता है कुछ, तो क्या क्या अनुरक्षण होते हैं। इस उपकरण के निर्माता के निर्देशानुसार ही प्रयोग करना चाहिए। जो हमारे मैनुअल कार्ड होता है उसके अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए। उपयोग होने के बाद सभी कंट्रोल को ऑफ कर देना चाहिए। मशीन को पूरा जल बाहर निकाल देना चाहिए। यदि कोई अवशेष रह गया हो तो उसे पानी से साफ कर देना चाहिए। इस मशीन में इनलेट आउटलेट बेल्ट टाइमर और कैपेसिटर को परिवर्तन की आवश्यकता होती है और इसमें कोई अनुरक्षण नहीं होता। बस क्या होता है, कभी कभी बेल्ट ढीले हो जाते हैं तो सही से मशीन नहीं चल पाती। कुछ समय बाद क्या होता है कि इसमें ये जो टाइमर स्विचेस वो काम नहीं करती, कैपेसिटर सही से काम नहीं कर रही है तो उसकी मोटर सही से काम नहीं करेगी, ये सब चीज़ें होती है। फिर जो ऑटोमेटिक जो होती है फुली सेमी ऑटोमेटिक टाइप की वॉशिंग मशीन, इसमें मैकेनिकल टाइमर लगा होता है, ड्रेन पंप लगा होता है, जो मोटर होती है ऑफिस में प्रयोग है। फुली ऑटोमेटिक में भी ऐसे ही होता है। इसमें हमें क्या करता है, माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है, वो खुद ही सेंस करता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। इतना तो वो जैसे ही उसमें से वॉश हो जाएगा सब चीज़ें तो वो स्वतः ही ऑफ कर देता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अप्लायंसेस के बारे में जो हमें जनरल उपयोग में भी आते हैं, हमारे घरों में भी लगे होते हैं। वो होती है इलेक्ट्रिक बेल, विद्युत घंटी, जिसे हम बोलते हैं विद्युत घंटी। अब ये काम कैसे करती है उसके लिए देखते हैं। यह एक सरल विद्युत चुम्बकीय युक्ति है जिसका उपयोग घरों में, कार्यालय, होटलों आदि में पुकार घंटी के रूप में किया जाता है। जैसे कॉलिंग बेल होती हैं उसी प्रकार ये भी विद्युत घंटी होती है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे प्रतिष्ठान होते हैं उस जगह प्रयोग करने के लिए हम इस कॉलिंग बेल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें एक विद्युत चुंबक, लौ छड़, संयोजक पेंच, लॉक, स्ट्राइकर, घंटी आदि लगी होती है। इसमें पुश बटन दबाने पर विद्युत चुंबक का परिपथ संयोजित पेंच के द्वारा पूर्ण हो जाता है और विद्युत चुंबक उत्तेजित हो जाते हैं जिससे विद्युत घंटी काम करने लगती है। तो जो हमारा विद्युत घंटी होती है उसमें जैसे ही सप्लाई हम डालते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करना स्टार्ट कर देता है और वो आवाज़ करने लगती है। ये चुंबक उत्तेजित होंगे फिर वो काम करना प्रारंभ। यह प्रक्रिया प्रति सेकंड में 15 से 20 बार दोहराई जा सकती है। जैसे कि ये हमारा एक इलेक्ट्रिक बिल का जो है सिंबल है और डायग्राम है। इसमें क्या होता है, हम यहाँ से सप्लाई डालते हैं और ये विद्युत चुंबक क्या होता है कि एक्टिवेट हो जाता है। जब ये विद्युत चुंबक एक्टिवेट हो जाएगा तो ये संयोजक बिंदु क्या होते हैं, आपस में खींचने लगते हैं।
ये इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है, यहाँ से ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये छड़ के द्वारा इस पर ये जो स्ट्राइकर लगा होता है ये इस घंटी पर पड़ेगा तो और आवाज़ निकालने लगता है। और ये जब हम पुश बटन को दबाएंगे, पुश बटन होगा, ये संवेदक पे इधर जाएगा और यहाँ पर सप्लाई ऑन करेगा और इधर से नेगेटिव मार्किंग और इधर आपस में टकराएगा तो ये बेल बजने लगती है। फिर अब देखते हैं कि बजर क्या होता है। जो बजर आप लोगों ने देखा होगा, जो लाइव टेलीकास्ट टीवी शो होते हैं उनमें एक बजर लगा होता है, या रियलिटी शो हो गया, आइडियल एंड इंडियन जो शो होते हैं उनमें एक बजर लगा होता है। कुछ जो जजेस होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे प्रेस करते हैं और वो ऑन हो जाता है। तो बजर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह होता है, उल्टे आकृति का। इसमें क्या करते हैं, प्रेस करते हैं और ये ऑन हो जाता है ऐसे। जो बेल का सिंबल होता है वो कुछ इस तरह होता है और बजर का सिंबल इस तरह होता है, संकेत है। अब देखते हैं, यह भी एक सरल विद्युत चुम्बकीय युक्ति होती है। इसका उपयोग विद्युत घंटी के स्थान पर ही किया जाता है। यह 230 वोल्ट पर प्रचालित होती है। इसमें एक लौ क्रोड बड़ी युक्ति कॉइल और एक लौ रेड लगी होती है। जो कॉइल लगाई जाती है उसमें उसका जो रिएक्टेंस होता है वो इतना रखा जाता है कि वह 240 से 230 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम कर सके। जो हमारी कॉइल लगाई जाएगी वो ऐसा लगाया जाएगा 240 वोल्ट या 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर काम कर सके। इसमें से कॉइल के परिपथ पूर्ण होने पर 50 हर्ट्ज की दर से चुंबक का बनना और बिगड़ना होता है। जैसे कि हमारी जितनी आवृत्ति होगी उतने बार मैग्नेट को बनाएगी और बिगाड़ेगी। इसकी दर से हमें क्या होता है, हमारा बजर काम करता है। जो बजर होता है उसका डायग्राम कुछ इस तरह है। इस पुश बटन को ऑन करते हैं तो जैसे ये मैग्नेट बनता है, ये लॉ स्ट्रिप होती है तो ये क्या होते हैं, स्टील की बनी होती है। तो ये क्या करती है, आपस में चिपकती छोड़ती है तो वो क्या होता है, बजर वाइब्रेट की आवाज़ आती है। ये कहलाता है बजर। फिर जो हमारा नेक्स्ट होम अप्लायंसेस है वो है ये बर्गर अलार्म। बजर अलार्म क्या होता है, बर्गर अलार्म क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। ये कैसे काम करता है। ये अलार्म विद्युत घंटी के समान ही कार्य करता है, परंतु इसका मुख्य कार्य होता है घरों की सुरक्षा करना। जो इलेक्ट्रिक बेल थी वो क्या करती थी, कॉलिंग, किसी को बुलाने के लिए प्रयोग किया जाते थे। जो बर्गर अलार्म है वो केवल सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि कोई अगर आपकी अनुमति के बिना घर के अंदर आ रहा है तो ये बजर एक्टिवेट हो जाएगा और वहाँ से हमें आपको संकेत देने लगता है कि आप क्या हो रहा है आपके घरों में। तो इसका मुख्य कार्य होता है सुरक्षा संबंधी होता है। चोर के घर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते ही विद्युत घंटी बजने लगती है। जो हमारी विद्युत घंटी लगी होगी वो क्या होगी, बजने लगी। जैसे ही हमने ये डायग्राम बनाया है, जैसे ये कि बाल स्विच है, ये कोई दरवाज़ा हो गया, खिड़कियाँ हो गई, इनमें से अगर कोई एक्टिवेट होता है तो ये क्या होता है, एक्टिवेट हो जाते हैं। जो बर्गर अलार्म होते हैं वो बाल स्विच, मैनुअल, रिले, बैटरी इत्यादि लगाए जाते हैं। बर्गर अलार्म में दो प्रकार के होते हैं, ओपन तथा क्लोज प्रकार के होते हैं। ओपन परिपथ में बर्गर अलार्म का संपर्क पूरा होने पर ही घंटी बजती है, परंतु जबकि क्लोज परिपथ में पहले से ही वो क्लोज होगा और वह जब ओपन होगा तभी इसमें फायर अलार्म बनेगा। तो किसी भी स्विच के संपर्क टूटने पर भी रिले परिपथ को ऑन कर देता है और चोरी होने की संभावना का संकेत देने लगता है। ये होता है। तो बर्गर अलार्म हम देखा जो सुरक्षा युक्ति के लिए होता है उसके लिए प्रयोग करते हैं, और जो बर्गर अलार्म होता है वो सुरक्षा युक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। और जो विद्युत घंटी हो गई, बजर हो गया, ये कॉलिंग बेल के लिए प्रयोग की जाती है। फिर देखते हैं कि फायर अलार्म क्या होता है, कैसे काम करता है। फायर अलार्म यह अलार्म प्रणाली की एक स्वचालित प्रणाली होती है। यह आग लगने पर तुरंत ही सूचना देती है। इस प्रणाली को भवन, इमारतों, प्रयोगशालाओं, गोदामों आदि में प्रयोग किया जाता है। जो हमारे बड़े बड़े प्रतिष्ठान हो गए, इंडस्ट्रियल क्षेत्र हो गया, वहाँ इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ आग लगती है तो उसको तुरंत इंडिकेट करता है, इंडिकेट करके तुरंत हमें सिग्नल देता है।
जैसे कि एक ये डायग्राम बनाया गया है या इसमें एक थर्मोस्टेट स्विच लगाया गया है। थर्मोस्टेट स्विच क्या काम करती हैं, जैसे ही 100 डिग्री से टेम्परेचर मान बढ़ता है तो उसके रेजिस्टेंस का मान जो होता है घटने लगता है, जैसे ही कम होगा तो उसका रेजिस्टेंस अधिक होता जाए। ये पूरा सर्किट होता है। इसमें 2-3 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, एक आईसी लगी होती है, बजर होता है और यहाँ पास रेजिस्टेंस लगे होते हैं। कुछ मानो कि थर्मिस्टर लगा होता है, एलईडी लगी होती है जो इंडिकेट करती है कि आपका सही चल रहा है कि नहीं। इसकी कार्य प्रणाली देखते हैं। फायर अलार्म परिपथ में थर्मिस्टर एक ऊष्मा संवेदक की तरह कार्य करता है। जो थर्मिस्टर होता है एक सेंसर की तरह काम करता है। जब ताप बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध घटने लगता है और जब ताप घटता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ने लगता है। सामान्यतः ताप पर इसका प्रतिरोध 10 किलो ओम होता है, जबकि ताप को 100 डिग्री से अधिक बढ़ाने पर घटने लगता है। ट्रांजिस्टर T1 और ट्रांजिस्टर T2 होते वो मल्टी वाइब्रेटर को प्रचालित करते हैं। जैसे ही हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिवेट होगा T1 और T2 वो मल्टी वाइब्रेटर को प्रचालित कर देता है। फिर अब हम देखते हैं जो हमारे नॉर्मल होते हैं, हमें कुछ घरों में होते हैं, कुछ केसेस होते हैं इमरजेंसी लाइट होती है, जैसे छोटी टॉर्च हो गई। इमरजेंसी लाइट कैसे बनाई जाती है और कैसे काम करती है, तो जब हमारी विद्युत सप्लाई ना होगी तो हम क्या करेंगे, इमरजेंसी लाइट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी की तो आवश्यकता होती है। जब इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी तो हमें कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी की। तो हम क्या करते हैं, इमरजेंसी लाइट का प्रयोग करते हैं। वो इमरजेंसी लाइट कैसे होती हैं, विद्युत सप्लाई असफल हो जाने की स्थिति में क्रम से प्रकाश उत्पन्न करने हेतु बैटरी द्वारा प्रचालित इमरजेंसी लाइट नामक विद्युत उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जो इमरजेंसी लाइट होती है, जब हमारी सप्लाई नहीं होगी उसमें हम क्या करते हैं कि हमारी जो बैटरी है उससे हम क्या करते हैं, प्रचालित करते हैं। अब देखते हैं कि संरचना कैसी होती है। संरचना इसमें मुख्य एक 230 वोल्ट से 6 वोल्ट का मेन ट्रांसफार्मर, ब्रिज रेक्टिफायर, 6 वोल्ट का रिले, 6 वोल्ट की लैंप और 6 वोल्ट की बैटरी नियोजन लैंप, एसपी स्विच आदि का प्रयोग किए जाते हैं। 6 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी भी प्रयोग की जाती है। तो इतनी चीज़ें हमें चाहिए इसको बनाने के लिए। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम में जो दिखाया गया है, यहाँ से हम सप्लाई एसपी स्विच से, एसपी स्विच का मतलब होता है सिंगल पोल स्विच। ये नियॉन लैंप होता है, जैसे हम सप्लाई ऑन करें तो ये जलने लगेगा। यहाँ से 230 वोल्ट एसी सप्लाई आती है और यहाँ 6 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। 230 वोल्ट को 6 वोल्ट में कन्वर्ट कर देती है, जो एसी सप्लाई होती है। अब यहाँ से सप्लाई आती है, ये हमने एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है। यहाँ से हम एसी सप्लाई डालते हैं और यहाँ से हमें डीसी सप्लाई, यहाँ से हमें पॉजिटिव और यहाँ से निगेटिव सप्लाई मिलना स्टार्ट होती है। क्योंकि हम ये जानते हैं जो डायोड होता है, रेक्टिफायर होता है, दृष्टिकारी जिसे बोलते हैं, वो एक दिशी डिवाइस होती है। ये केवल एक दिशा पर ही काम करती है, जैसे इधर से इधर ही काम करेगी और इधर तो बाईपास नहीं होगा, इधर सप्लाई बाईपास नहीं होती है और निगेटिव का काम करने लगे। फिर इसमें एक लैंप हम क्या करते हैं, इसके डायरेक्ट रिले से कांटेक्ट कराते हैं। ये रिले बैटरी से कनेक्ट होता है और इसकी बैटरी और एक रिले संयोजन से हम एक लैंप कनेक्ट कर देते हैं। देखते हैं कि अब इसकी कार्यविधि कैसे काम करती है। स्विच S1 को ऑन करने पर मेन ट्रांसफार्मर 230 वोल्ट को 6 वोल्ट में या 7 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। ब्रिज रेक्टिफायर AC को DC में परिवर्तित कर देता है और बैटरी आवेशित होने लगती है। इसमें रिले उत्तेजित हो जाता है, जिससे रिले के एनोड संयोजक ओपन हो जाते हैं और लैंप नहीं जलता है। जब हमारी बैटरी चार्ज हो रही होगी, जब हमारी लाइट होगी तब नहीं जलेगा। जैसे ही मेन सप्लाई ऑफ होती है तो रिले के NC संयोजक बंद हो जाते हैं और यह लैंप जलने लगता है। अब देखते हैं कि इसमें अनुरक्षण की क्या क्या जरूरत पड़ती है। यदि उपकरण के लो एसिड बैटरी का प्रयोग की गई है तो समय समय पर उसमें आंसू जल डालते रहना चाहिए। उपकरण में कोई दोष पैदा होने पर उसे दोषी पुर्जों को चेंज ही कर देना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक के छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं तो इनमें हम रिवाइंड करना है। जैसे रेक्टिफायर हो गया, इसमें जो डायोड होते हैं उन्हें हम बना नहीं सकते, और रिले होता है उसमें जो अगर जल गया है तो उसमें हम बना नहीं सकते, तो उसको हम क्या करना चाहिए, चेंज ही कर देना चाहिए। फिर जो हमारा नेक्स्ट अप्लायंसेस है, हमारे जो घर में नॉर्मल उपयोग होता है वो मोटर पंप सेट होता है। मोटर पंप सेट क्या, आप इससे दिमाग में आता है कि जो हम घरों में पानी निकालने के लिए बोरवेल से या कुएं से या किसी भी नॉर्मल उपयोग के लिए जो उपयोग करते हैं जिस उपकरण का, वो मोटर कहलाती है। वो तो अब हम पढ़ेंगे मोटर पंप सेट क्या होता है। भूमिगत जल
पेट्रोलियम आदि से तरल पदार्थों को निकासी के लिए विद्युत प्रचालित युक्त पंप का प्रयोग किया जाता है जो मोटर पंप सेट कहलाते हैं। इसमें जेट पंप का कार्य सिद्धांत वायु दाब के तरल को ऊपर उठाना है, जिसे चूषक पंप भी कहा जाता है। जो हमारा पंप होता है, जेट पंप होते हैं, वो क्या करते हैं, ऊपर की ओर पानी को उठाते हैं, उसे चूषक पंप भी कहते हैं। अब इसकी संरचना कैसी होती है? इस मोटर सेट में दो भाग होते हैं, मोटर व पंप। मोटर चीज़ अलग होती है और पंप अलग होता है। जो जिधर पानी हो ऊपर की ओर आता है, पाइप सेट होती है, उधर पंप कहते हैं, और मोटर अलग होता है। इसका मुख्य कार्य शाफ्ट को घुमाना और घरेलू उपयोग में एकल फेज की जो मोटर होती है वो 0.5 HP की कैपेसिटर मोटर प्रयोग की जाती हैं। जो कैपेसिटर मोटर होंगी वो प्रयोग की जाती हैं, जबकि पंपिंग का जो बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र होते हैं जहां हमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, वहाँ 3 HP से 5 HP का मोटर प्रयोग में लाते हैं। पंप मुख्यतः एक लौ निर्मित कक्ष में वायु चूषण पंखा होता है, जो इसे इम्पेलर कहते हैं। जो इधर साइड एक फैन लगा होता है वायु चूषक, वो से इम्पेलर कहते हैं। इसी के द्वारा पानी को बाहर किया जाता है। यह पंखा सॉफ्ट में स्थापित होता है। मोटर और तथा पंप एक साथ बॉडी में निर्मित होते हैं। इसे मोनोब्लॉक पंप भी कहा जाता है। जो हमारे दोनों, ये पंप हो गए, ये मोटर हो गए, यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डालते हैं, ये घुमाता है, यहाँ से इनलेट मतलब पानी को इंटर करता है और इधर आउटलेट कर देता है। केवल इसका काम होता है पानी को ऊपर ले जाना, निकाला। इसे मोनोब्लॉक पंप भी कहा जाता है। मोनोब्लॉक पंप भी कहा जाता है। अब देखते हैं इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है। जब मोटर को चालू किया जाता है तो मोटर की शाफ्ट से जुड़ा इम्पेलर घूर्णन करने लगता है। इम्पेलर कक्ष में वायु चूषण के बाद तरल पदार्थ चूषण प्रारंभ कर देता है। जो होता है चूषण प्रारंभ कर दे, मतलब ये होता है कि जो वायु पहले एयर बाहर निकलेगी, उसके साथ तरल पदार्थ बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है और निकासी मार्ग से बाहर की ओर धकेलता है। यह पंप 32 फीट से अधिक गहराई का तरल पदार्थ खींचने में सक्षम नहीं होते हैं। जब हमारी ये जितनी लेंथ होगी उतना अच्छा इसकी एफिशिएंसी होगी। अगर गहराई ज़्यादा होती है तो इसमें क्या होता है, ये पंप क्या होते हैं कि तरल पदार्थ को खींच नहीं सकते। इस दोष के कारण इसे अत्यधिक गहराई से तरल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक समर्शियल पंप का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें अधिक गहराई है, जैसे 200-300 फीट हो गई, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, समर्शियल पंप का प्रयोग करते हैं। फिर हम अब देखते हैं कि जो हमारा इस पंप सेट है उसमें क्या क्या हमें अनुरक्षण करना चाहिए, क्या क्या अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, वो देखते हैं। मोटर पंप सेट की बियरिंग में ग्रीस विद्यमान होनी चाहिए। दूसरा, इसमें वाइंडिंग दोष उपयुक्त होने पर उसे रीवाइंडिंग करना चाहिए। अगर मोटर जल गई है तो उसे हमें क्या कर देना चाहिए, रीवाइंडिंग कर देना चाहिए। इसमें दीर्घ आयु काल तक समानतः कोई भी दोष उत्पन्न नहीं होता। लगभग ये लंबे समय तक कोई भी दोष उत्पन्न नहीं करती है। इसमें नॉर्मल जो बियरिंग होगी उसको हमें ग्रीसिंग करते रहना चाहिए समय समय पर, और जो वाइंडिंग है वो तो नॉर्मली दीर्घ आयु तक चलती रहती है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। फिर अब हम बात करते हैं न्यूट्रल और अर्थ। हमने ये देखा कि अर्थिंग, अभी हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि अर्थिंग क्या होती है, उसको देखा था। अब देखते हैं अर्थ वायर होता है और न्यूट्रल वायर में डिफरेंस क्या होता क्या है, ये कैसे काम करते हैं न्यूट्रल वायर। किसी भी वैद्युतिक उपकरण के संचालन में मेन पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। मेन पावर सप्लाई की 3 तार प्रयोग की जाती हैं। प्रथम तार लाइव कंडक्टर या फेज तार कहते हैं। दूसरा तार नीले रंग का होता है जो न्यूट्रल कहलाता है। तीसरा होता है अर्थ तार का होता है जो उपकरण की सुरक्षा को प्रदान करता है। जो उपकरण होगा उसकी बॉडी की सुरक्षा को प्रदान करता है, वो कहलाता है सुरक्षा प्रदान करता है, वो कहलाता है अर्थ वायर। अब देखते हैं कि न्यूट्रल होता कैसे दिखता है, न्यूट्रल और निकलता कहाँ से। 3 फेज विद्युत प्रणाली को स्टार्ट संयोजन के अंतर्गत 3 वाइंडिंगे के सिरे को एक स्थान में पर जोड़कर न्यूट्रल बिंदु बनाया जाता है। जैसे कि हमने कोई भी अगर तीनों वाइंडिंग है, हमने 3 वाइंडिंग लिए, उसके 6 टर्मिनल होंगे, 6 टर्मिनल के 3
आपस में 3 टर्मिनलों को जोड़ देते हैं, वहाँ से उदासीन बिंदु बन जाता है और न्यूट्रल बिंदु बन जाता है। जबकि ये डेल्टा पोजीशन में, डेल्टा संयोजन में यह बिंदु नहीं बन पाता है। तो हमारा जो न्यूट्रल होगा कहाँ से निकलेगा, स्टार पॉइंट से ही निकलेगा, स्टार संयोजन से। जबकि डेल्टा पोजीशन से कोई भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं निकलता। न्यूट्रल पॉइंट जो होता है वाइंडिंग से होते हुए, जो सप्लाई जाएगी वो वाइंडिंग से होते हुए जाती है, जबकि अर्थ वायर जो होता है तो वह भूमि से निकलता है। तो डिफरेंस यही होता है कि जो न्यूट्रल होता है वो वाइंडिंग वायर से आता है और अर्थ जो वायर जो होता है वो जमीन से आता है। अब देखते हैं अर्थ वायर क्या है। वैद्युतिक मशीन के धात्विक बॉडी को भली भांति प्रकार से भू संयोजन किया जाता है। इसमें बॉडी क्षरण के कारण उच्च वोल्टेज उपस्थित होने पर भी इसमें जो परिचालक होता है उसमें कोई भी आघात नहीं पहुंचा पाता। अगर उच्च वोल्टेज की क्षरण धारा हो रही है तो उसमें भी क्या होगा कि जो परिचालक हो, मतलब जो ऑपरेट करने वाला होगा, कोई भी मशीन है उसको ऑपरेट करने वाला होगा तो उसको विद्युत झटका नहीं लगेगा। न्यूट्रल बिंदु को भी भू संयोजन से जोड़ा जाता है, परंतु अर्थ और न्यूट्रल तार दोनों पृथक पृथक हैं। हमने बताया है कि जो न्यूट्रल होता है वो वाइंडिंग से निकलता है, जबकि अर्थ वायर जो होता है वो भू जमीन से निकलता है। न्यूट्रल बिंदु को भी ग्राउंडेड किया जाता है, क्योंकि उसमें जो एक्स्ट्रा अवशेष है वो पृथ्वी पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्षरण हो रहा है वो पृथ्वी पर चला जाए, क्योंकि पृथ्वी का जो विभव का मान होता है वो 0 होता है। इसीलिए दोनों तार जो वायर हैं अलग, अर्थ वायर अलग होता है और न्यूट्रल वायर अलग होता है। अर्थ वायर जो हमारे ज़मीन से हम अर्थिंग करते हैं उससे प्राप्त होता है। धन्यवाद।